Tem que saber que eu tô falando ali, tanto que eu digo. पीछे फाइनेंस ओपन कर दीजिएगा। चलिए शुरू किया जाए। आयुलिंग असंतुलन के लिए उत्तर है। आयुलिंग असंतुलन माने कहीं पुरुष का संख्या ज्यादा होना, कहीं स्त्री का संख्या ज्यादा होना, है ना। इसका मतलब ये मत समझिए केवल स्त्रियों का संख्या ज्यादा होना या सॉरी कम होना, है ना। आयुलिंग का मतलब हुआ कि एज के आधार पर देखा जाए तो जैसे आप लोग सोचते होइएगा कि अगर आप देखिए गांव में, तो गांव के अधिकतर पुरुष जनसंख्या बाहर चल जाता है कमाने, तो महिला का संख्या ज्यादा होता है कि नहीं। लेकिन ओवरऑल वहां पुरुष का संख्या है ज्यादा है, लेकिन वो पुरुष क्या हुआ, गांव छोड़ दिया, है ना। पढ़ने के लिए बच्चा बाहर चला गया, तो गांव में केवल महिलाएं पहुंच जाती है। हाँ, तो यही चीज को देखा है। लेकिन इसके साथ साथ जन्म दर मृत्यु दर के आधार पर भी हम लोग को चेक करना है कि महिलाओं का, लड़कियों का जन्म थोड़ा ऐसे भी कम होता है, और चूंकि समाज का सोच भी ऐसा है कि हाँ कि लड़की जन्म लेती है तो उसको पेट में ही मार दिया जाता है ना। तो मेनली एक्चुअली हम लोग का जो सामाजिक प्रथा है उसमें पुरुष का ज्यादा महत्व, पुरुष को माना जाता है कि यही जो है मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, है ना। जो वंश चलता है, वंश परंपरा जो चलता है वो बेटा से माना जाता है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में यह प्रथा है कि बाप को आग बेटा देगा। अब मान लीजिए किसी को बेटा ही नहीं है तो उसको आग कौन देगा। तो ये सब सोच जो है लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट किया कुछ दिन पहले तक कहिए कि वो बेटा के लिए ही समझिए बेटा पैदा करना ही चाहते थे, बेटी ना हो तो ही अच्छा है, वो ऐसा मानते थे। तो जब सब कोई बेटा ही पैदा करेगा तो दुनिया का विकास रुक जाएगा, है कि नहीं। तो इसी चीज को हम लोग को देखना है। आयुलिंग असंतुलन का सबसे जो मेन कारण होता है वो होता है जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर और तो विकासशील देश में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। जो भी पिछड़ा देश, जो विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिंग, पुरुष जन्म स्त्री जन्म से अधिक होता है। हाँ ठीक तो है, विकासशील, सॉरी विकसित कैसे दे दिया, विकासशील या पिछड़ा, है ना। विकसित देश में नहीं, विकासशील और पिछड़ा देश में। हाँ, इन सब देशों में क्या है, मृत्यु दर जहाँ पे गरीबी है, जहाँ पे क्या है मेडिकल सुविधा का अभाव है, वहाँ मृत्यु दर क्या होगा, अधिक होगा। वहाँ बच्चा भी जन्म ज्यादा लेगा और मरेगा भी ज्यादा। तो वैसे देशों में देखिएगा तो मृत्यु दर क्या है, अधिक है। और मृत्यु दर अधिक होने के कारण भी लिंग अनुपात में जो होता है चेंजेज आता है। साथ ही जो है पुरुष जन्म जो होता है स्त्री जन्म से माने लड़का तुलनात्मक रूप से ज्यादा जन्म देता है, ये बात जान लीजिए, है ना। ऐसे नेचुरली हाँ लड़का का जन्म ज्यादा होता है और समाज में स्त्रियों को महत्व भी कम दिया जाता है। इन सब वजहों से क्या हुआ कि आयुलिंग असंतुलन हुआ। दूसरा प्रवास, प्रवास का मतलब ये हो गया कि आप जहाँ रहते हैं वहां छोड़ के दूसरे जगह चले गए, है ना। तो जहां से आप गए वहां पर, जहां से गए माने आप गांव से शहर गए तो गांव में तो अनुपात में परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आएगा, और जहां गए वहां के अनुपात में भी सकारात्मक परिवर्तन, वृद्धि वाला परिवर्तन हो जाएगा। तो ये चीज होता है। प्रवास के कारण भी उद्भव माने जहां पर हैं, गंतव्य माने जहां जा रहे हैं, दोनों जगह लिंग अनुपात प्रभावित होता है। जैसे शहर में क्या पुरुष ज्यादा दिखाई के रोड पर निकलिएगा तो आप देखिएगा 10 लोग पुरुष पर गई को महिला मिले तो मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा। लेकिन गांव में जाइएगा तो दिन दिन को महिला पुरुष मिलेगा, महिला ज्यादा ही मिल जाएगा, है कि नहीं। हाँ, तो प्रवास देखिए, प्रवास का मतलब समझ गए, आप जहाँ है वहां से कहीं दूसरे जगह गए, जहाँ है वहां भी आप वहां से गए तो वहां भी प्रभावित हुआ, और जहाँ गए वहां भी प्रभावित, वहां भी तो संख्या बढ़ गया। इधर कम हुआ तो क्या हुआ, उधर क्या हुआ, बढ़ गया, है ना।
रोजगार व शिक्षा के कारण पुरुष प्रवास अधिक होता है ना। आदमी जो है नौकरी की तलाश में, पढ़ने के लिए, इन सब वजहों से क्या होता है, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाएगा, और जाएगा तो फिर लिंग में अनुपात में परिवर्तन। हमने शुरू में आते आते समझा दिया आपको कि अगर आप गांव में देखिएगा तो महिलाओं की संख्या ज्यादा मिलेगी, है ना। पुरुष क्या होता है, गांव से सब कमाने चला गया, लड़का सब पढ़ने चला गया, तो गांव में महिलाएं मिलती है। लेकिन इसका कतई मतलब यह नहीं है कि वहां महिलाओं की संख्या अधिक है, वहां महिला का संख्या कम है, लेकिन फिर भी चूंकि पुरुष वहां से प्रवास कर चुका है, इस वजह से। दूसरा है ग्रामीण और नगरीय जीवन। गांव के लोग रोजगार और सुविधाओं के कारण नगरों में जाकर बस जाते हैं, है ना। चलिए तो वही है सामाजिक आर्थिक स्थिति। जिन देशों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब है, वहां स्त्रियों की संख्या जो है प्रत्येक आयु वर्ग में पुरुष की तुलना में कम होगा, है ना। मैंने औरत के कोनो वैल्यू नहीं, ओकरा का माना जाला कि कोनो इम्पोर्टेंस नहीं है। तो कौन आदमी चाहे कि हम बेटी पैदा करें? तो ऐसा सोच जिस समाज का है, उस समाज में लड़की का संख्या क्या होगा, कम होगा कि नहीं, स्वाभाविक रूप से कम होगा। चलिए अब आते हैं ग्रामीण और नगरीय संरचना या संगठन के बारे में। ग्रामीण नगरीय संगठन एक देश के अंदर गांव या शहर में रहने वाली जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, सबसे पहला चीज। नहीं, अगर सवाल दे ग्रामीण नगरीय संरचना पर टिप्पणी करे या कंपोनेंट पर टिप्पणी करे, संगठन पर टिप्पणी करे, इसका मतलब क्या समझे कि एक देश के गांव में, है ना, और शहर में जो जनसंख्या है, गांव के तुलना में शहर में, शहर के तुलना में गांव में, ये दोनों जगह जनसंख्या का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसी को हम लोग कहेंगे ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का संरचना। इसका मूल्यांकन रहने के स्थान के आधार पर किया जाता है। मैंने गांव में कितना आदमी रहा था, शहर में कितना आदमी। गांव में मुख्य रूप से जनसंख्या घनत्व तो कम होता है, माने कम, ज्यादा दूर में बहुत कम लोग मिले। ऐसे भी गांव में आप घर देखिएगा तो बहुत दूर दूर पर घर बना रहता है, एक आदमी घर एक कट्ठा दो कट्ठा में होला। लेकिन शहर में देखिएगा सटिया सटिया एकदम 5-5 दूर में बिल्डिंग को बिल्डिंग ऊपर ले ठोक लेगा, है ना। तो पता ही है कि शहर का जनसंख्या ज्यादा होगा कि गांव का? शहर का जनसंख्या ज्यादा होगा, और शहर में 1-1 किलोमीटर में आपको बहुत सारा लोग मिल जाएगा, जबकि गांव में 1 किलोमीटर में तुलना कीजिएगा तो बहुत कम लोग मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गांव में देखते हैं कि नहीं, बड़का बड़का घर बा, द्वार बा, उनमें कौ आदमी रहता था, 2-3 बड़ा बस हो। और शहर में देखिएगा एक रूम में आप 2 आदमी रहते हो, है ना, बगल में 2 ओकरा, बगल में 2 ओकरा, हर रूम में 2, ऊपर बाटे तो ओहू में 2 गो, ऊपर ऊपर तो ओहू में 2 गो, एक लॉज में कम से कम 100 गो लड़का रहे। गांव में 100 गो लोग खोजे में तेरा टाइम लग गया, तो अब घर घूमने के पड़ी कि ना पड़ी, है ना। तो जनसंख्या घनत्व तो गांव का ज्यादा होगा कि शहर का? शहर का ज्यादा होगा, वही बात है। गांव में मुख्य रूप से जनसंख्या घनत्व तो कम होता है और लोग कृषि काम में लगे रहते हैं, विशेषता। इसके विपरीत शहर के अंदर जनसंख्या घनत्व तो क्या होगा, ज्यादा होगा, और लोग मुख्य रूप से क्या करेंगे, उत्पादन। देखो 3 गो सेक्टर, 4 गो सेक्टर तो इंटर में देवेला, कोनो बात नहीं पढ़ाए। ये बोला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय और चतुर्थ। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि के रहते हैं। अच्छा थोड़ा देर में समझा के समझ, थोड़ा नीचे बढ़िएगा। ग्रामीण और नगरीय संरचना के आधार पर हम एक देश के विकास के स्तर और वहां पर उपलब्ध सुविधा का मूल्यांकन कर। मान लीजिए कोनो देश गांव के देश, तो जब हम गांव के देश बने तो उस देश के माना जाए कि विकास का कम है। जिस देश के लोग गांव में रहते हैं, कृषि कार्य में हिस्सा लेते हैं, उस ऐसा माना जाता है कि वह देश पिछड़ा है ना। तभी तो वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिक नहीं, उद्योग धंधा नहीं है, सेवा सेक्टर नहीं है ना। तो वही ये बात कर रहा है कि ग्रामीण और नगरीय जन संरचना के आधार पर हम एक देश के विकास एवं स्तर एवं वहां पर उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन मौसम को इसे ठंडा होता है। हाला हाला करता है, वो देखा नहीं, वो ऊपर के नीचे
तो उधर वो नोट्स कॉपी होगा। चलिए आइए लोग, सब ऑन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, सब स्विच ऑफ कर दिए। चलिए ध्यान दीजिए इधर। अब आते हैं हम लोग साक्षरता पे, ध्यान दीजिए। साक्षरता, भारत में साक्षर किसको माना जाता है? जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है। आयु कितना हो? 7 वर्ष से अधिक हो और वह लिख पढ़ दोनों सके, लिख भी सके और पढ़ भी सके, तो वैसा व्यक्ति को क्या माना जाता है? साक्षर माना जाता है। याद रखिए, है ना? तो वो फिल्म में कहा हमरा पढ़े आवेला लिखे ना, तो अगर हमरा लिखे आवेला पढ़े ना, तो वो आदमी साक्षर होगा नहीं। साक्षरता का सीधा मतलब है उसकी आयु कितना हो? 7 वर्ष से अधिक हो और वह लिखना भी जानता हो। और उस व्यक्ति को सही ना कि हम सोची बचपन में कि साक्षर कितना पहले, तो जो मैट्रिक पास होला ओकरा के साक्षर हो, ऐसा कोनो बात नहीं। तो मैट्रिक के पास हो जाए तो साक्षर ना। साक्षर का मतलब एक सामान्य व्यक्ति के क्लास से कोई मतलब ही नहीं, वो किसी क्लास में नहीं पढ़ता हो लेकिन लिखना पढ़ना जानता हो, तो उसको क्या कहते हैं? साक्षर। अब सोचिए जो खाली लिखना पढ़ना जानता वो साक्षर है, तो भी भारत में 100% लोग साक्षर नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता। मैट्रिक पास से साक्षरता ना पता चलेगा, है ना? तो इसी के बारे में है, साक्षर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने रोजमर्रा के जीवन में एक सामान्य सरल वाक्य को समझ, पढ़ और लिख सके। हाँ, रोज की जैसे कोई काम करता, दुकानदारे पर बेचारा हिसाब किताब पढ़ सके, है कि नहीं? साक्षरता दर के आधार पर, माने जिस देश का साक्षरता दर ज्यादा होगा उस देश का आर्थिक विकास ज्यादा होगा, सामाजिक विकास ज्यादा होगा कि नहीं होगा? है साक्षरता दर के आधार पर देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अब कोई घर में देखो कि घर के लोग ज्यादा पढ़ा लिखा रहे तो अमीर रहे और उतनी के खाए पिए रहन सहन भी कुछ अलग रहे ना। हाँ नहीं ना, है ना? देखिएगा जिस घर का लड़का फिका पढ़ा होता है, गार्जियन पढ़ा होता है, नौकरी में होता है, तो उन लोग का रहन सहन खान पान थोड़ा अलग होता है। लाखे संपत्ति हो, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, दोनों को रहन सहन का तरीका नहीं पता होता है कि नहीं? तो साक्षरता दर क्या हो? सामाजिक आर्थिक स्थिति को बताएगा। अधिक साक्षरता दर का अभिप्राय उच्च सामाजिक और आर्थिक, जितने ज्यादा साक्षरता दर होते हैं उस समाज के, उस देश का सामाजिक स्थिति अच्छा होगा, आर्थिक स्थिति अच्छा होगा। जबकि इसके विपरीत, अब जहां कम होगा साक्षरता दर तो खराब हुई आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। इसे ही सरकार की नीतियों और सुविधाओं पर, इससे सरकार की नीति मैंने सरकार देश के क्वेश्चन बा कितना पढ़ाई पर ध्यान देता कि ना देता। मान लो सरकार सजग बागी से क्यों अभी नीतीश कुमार साइकिल बटन मिड डे मील चल कच्ची कच्ची करके गांव के लोग को पढ़ावत नहीं ना। तो सरकार जितने सतर्क रही, सजग रही, उतने वो देश के राज्य के साक्षरता दर का बढ़त है। भारत के अंदर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जो पढ़ लिख सके और अंगणितीय परिकलन भी कर सके, मैंने थोड़ा बहुत जोड़ घटाव भी कर सके, है ना? तो उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा? साक्षर। चलिए, साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले का, तो साक्षरता दर को प्रभावित खुद समझ गया कि मान लो सबसे पहले पढ़े लिखे ला भाई संसाधन चाहिए, तो संसाधन के जुगाड़ करला पैसा चाहिए। तो जो हम देश जितना आर्थिक रूप से मजबूत हुई वो देश में साक्षरता उतनी अधिक हुई। आखिर अमीरे के लड़का ज्यादा पढ़े लगता है क्योंकि इनके पास पैसा बा, सुविधा बा, पढ़ता है। अब बहुत लोग पढ़ाई छोड़ देता है, गरीबी के नाम पैसा ना है इसलिए कहाँ पढ़। तो सबसे पहला प्रभावित करने वाला कारक आर्थिक विकास का स्तर है। तो जो देश गरीब होगा वहां साक्षरता दर क्या होगा? ज्यादा होगा। कहाँ ध्यान बा? जो देश गरीब होगा वहां साक्षरता दर क्या होगा? कम होगा। जो देश अमीर होगा वहां साक्षरता दर क्या होगा? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में साक्षरता, अल्प विकसित, कम विकसित, हाँ वैसा देश में साक्षरता दर कैसा हुई? निम्न हुई। उन्नत नगरीय अर्थव्यवस्था वाले देशों में उच्च हुई। अब नगरीकरण,
अब गांव के लोग ज्यादा पढ़ल वाला कि शहर के लोग? जौना देश में नगरीकरण ज्यादा बा, नगर के संख्या ज्यादा बा, शहर ज्यादा बाटे, वहां पढ़ाई लिखाई के पढ़ल लिखल लोग ज्यादा बा। तो दूसरा प्रभावित करने वाला तत्व तो क्या हो गया? नगरीकरण। दूसरा तत्व तो क्या हो गया? यानी जिन प्रदेशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग नगर शहर में निवास करता है, वहां साक्षरता दर क्या होगा? उच्च होगा। जैसे यूरोप महादेश विकसित महादेश होता है ना, वहां ज्यादातर जनसंख्या शहर में रहता है, वहां किसान भी शहर में रहता है। कितने समझिए, वहां के किसान का भी बिल्डिंग देखिएगा तो हम लिखेंगे अमीरों के बिल्डिंग से बढ़िया बिल्डिंग, उस टाइप का देश है वो, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन जिन देशों में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत अधिक होगा, अब गांव के संख्या ज्यादा होगी, वहां साक्षरता दर क्या होगी? कम होगा। ठीक है, उसके बाद साक्षरता दर को प्रभावित करने वाला तीसरा महत्वपूर्ण का महिलाओं की सामाजिक स्थिति। जौना देश में मान लो महिलाओं के ऐसे ही बोझ समझे लगा तो पढ़ाई, देखा बेटा बेटी में, बेटा के लोग पढ़ा तो बेटी की छोड़ दो, तो दूसरा घर का संपत्ति होगी ना। इससे सोच वाला देश में, अब बताओ देश के कुल जनसंख्या में लगभग 50% तो महिला बा। अब एक पढ़ाइए ना करबो तो 100% साक्षरता दर हो जाए, तो 7 जनों में हो ना। जल्दी आपको महिलाओं को नहीं पढ़ाइएगा, खाली पुरुष को पढ़ा देने से साक्षरता दर 100% हो जाएगा? क्या महिला इंसान नहीं है? उसको अकाउंट नहीं कीजिएगा। तो इसीलिए कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब होती है, इसीलिए वहां पर महिला साक्षरता दर कम होता है। जबकि इंडस्ट्रियल एरिया का, शहर का बड़ा बड़ा, हाँ, तो वहां पर क्या होगा? महिलाओं का साक्षरता दर अधिक होगा। समझ रहे ना? मैंने ऐसा आप सामान्य रूप में समझ सकते हैं, दिल्ली के लड़की ज्यादा पढ़ा लिखा मिली गाँव के लड़की, सीधा बात है ना। जो जितने डेवलप जगह पर वहां के लड़कियों डेवलप पढ़ा लिखा, डेवलप जगह नहीं। तो ये परीक्षा में अगर सवाल पूछा जाए कि साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक, आप आराम से कह सकते हैं आर्थिक विकास का स्तर कैसा है, नगरीकरण है कि नहीं है। तो नगरीकरण लिख दीजिएगा, यदि उस देश में गांव की संख्या ज्यादा है तो स्वाभाविक रूप से वहां साक्षरता दर क्या होगा? कम होगा। लेकिन जिस देश में नगर की संख्या ज्यादा है वहां साक्षरता दर क्या होगा? तो ऐसे करके आसानी से लिख दीजिएगा। चलिए मोस्ट भी जाते हैं, व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना कहने का मतलब आदमी जीवन जीने के लिए, जैसे मनुष्य का जन्म होता है ना, तो उसके साथ जन्म के साथ ही आवश्यकता का जन्म, इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे जिनका इकोनॉमिक्स होगा, जन्म के साथ ही जरूरत पैदा ले लेता है कि नहीं? लड़का जन्म लेता है, जन्म लेते सुई दवाई दूध पानी सब पिलाना पड़ता है कि नहीं? तो ये उसकी वो जन्म लिया बच्चा और आवश्यकता। अब आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी? आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी? वो कर्म करेगा, वो उसके जगह में उसके बाप पता नहीं कर्म करेगा, मेहनत करेगा, है ना, यानी काम करेगा। आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए काम क्या करेगा? काम करेगा। यही काम जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। इसी 4 में से ही हम हो या कोई हो, इसी 4 प्रकार में से कोई काम करता है। तो ये 4 प्रकार को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक और चतुर्थ। देख रहे हैं ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थ, है ना। तो व्यवसायिक माने काम, कौन प्रकार के इंसान काम कर सकता है? ये 4। तो प्राथमिक सेक्टर के सीधा मतलब समझिए लोग, कृषि और उससे संबंधित, यानी कि खेती ना, पशुपालनों में आवेला, मछली पालन, सुअर पालन, बैल भैंस बकरी पालन, ये सब कृषि में। उत्पादन, सीधा बात समझा, जेमे उत्पादन करल, आ उ जो वस्तु के उत्पादन कइनी ओकरा के ले जाके फैक्ट्री में बनावत तानी, तो ओकरा के द्वितीयक कहल जाला। अलुई निकलनी खेत में से तो प्राथमिक काम कइनी, तो अलुई के चिप्स बनावत तानी तो द्वितीयक हो गया। अब ओकरा के दुकानदार दुकान में बेचता तो तृतीयक, दुकान में बेचता तो तृतीयक। आ तनी पढ़ल लिखल वाला लोग चतुर्थ होला, जो रिसर्च करेला, अनुसंधान करेला, फिर से एक बार समझा लो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत आसान करते हैं काम का। हम अभी तो यानी व्यवसायिक संरचना कौन प्रकार के होला? 4। कौन प्रकार के होला? 4। तो एक होला कृषि और उससे संबंधित। उससे संबंधित के मतलब का हुई पशुपालन। पशुपालन, अब पशुपालन में पूरा बोला गाय, बैल, बकरी, भेड़, सुअर, मुर्गी, मछली सब यही में आवे। ठीक बा? अब सुनो, तो ये वस्तु जो
ये क्या करता है, ये उत्पादन करता, क्या करता, उत्पादन करता। अब ये वस्तु के हमने के लिए जब तक कहाँ फैक्ट्री में ये सामान, यानी कि जो कच्चा माल का उत्पादन करे, सीधा समझो कच्चा माल उत्पादन करता। अब वो करें कि हमरा पकावे के बाद, यानी फैक्ट्री में ले जाएंगे, कहाँ ले जाए कोई, तो जैसे फैक्ट्री में हम ले गए तो जो फैक्ट्री वाला काम बहुत कहला द्वितीयक सेक्टर, क्या कहला, और फैक्ट्री में माल तैयार हो गए, अब वो करें कि हम कहाँ ले जाए, दुकान में, कहाँ ले जाए, दुकान में बेचे खाते, तो का कहला तृतीयक, तो का कहला तृतीयक सेक्टर कहला। समझ में आ गया बात। चतुर्थक सेक्टर भर की बुद्धिजीविता वाला जहाँ काम होता है, ठीक है। अब इसी को प्राथमिक सेक्टर को कहा जाता है कृषि क्षेत्र, क्या कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है उद्योग क्षेत्र, क्या कहा जाता है, और तृतीयक को सेवा, दुकानदार क्या कर रहा है, आपको सेवा कर रहा है, ऐसा माना जाता है। वकील क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। डॉक्टर क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। मास्टर क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। बस वाला क्या कर रहा है, आपका सेवा कर रहा है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहा है। समझ रहे हैं, पूछेगा परिवहन किसमें आएगा, प्राथमिक द्वितीय तृतीय किसमें आएगा। जैसे भारत के भूगोल अभी सेकंड पार्ट में बहुजन पढ़ाने का चर्चा विस्तार से करेंगे। फिलहाल यहाँ थोड़ा सा बेसिक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के संदर्भ में समझ लीजिए, ठीक है। बात मेरा समझ गए। माटी और कूड़ा का कौन काम करता है, और माटी के तू चिमनी में ले जाके ईंटें बनाओ और ईंटा के बेचता रहा। अब दिमाग लगाओ, चले नया तरीका का माटी चतुर कम सिंपल बात ना बात। तो तृतीयक सेक्टर को सेवा सेक्टर कहा जाता है। तृतीयक सेक्टर क्या कहा जाता है, सेवा, है ना, जिसके अंतर्गत आपको दुकानदारी से लेकर के, है ना, आयात निर्यात, ये सब फैक्ट्री, वकालत, मास्टरी, चाहे रेल बस सेवा, देखते बस सेवा लिखा रहता है, सेवा लिखा रहता है ना, हाँ, रेल सेवा, बस सेवा, सेवा सेक्टर में आता है, ठीक है, बात समझ गए। तो यही लिखा है कृषि, मछली पालन, पशुपालन, ये सब हो गया। द्वितीयक सेक्टर में उत्पादन खनन हो गया, तृतीयक हो गया, चतुर्थक हो गया अनुसंधान। विदेशों में कार्यरत जनसंख्या का अधिकांश भाग जिस क्षेत्र में कार्यरत होता है, अच्छा बहुत चीज समझ, बहुत बढ़िया से समझा। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ एक साथ। तो जिस देश का 80% जनसंख्या मान लो प्राथमिक कार्य में संलग्न, प्राथमिक कार्य में संलग्न, उस देश के मानल जाला गरीब, पिछड़ा, है ना, मानिए। अब समझ में आया, जिस देश की जनसंख्या का 50% से 60% हिस्सा जो प्राथमिक सेक्टर में लगा, ठीक है, 20 से 30% हिस्सा जो है द्वितीयक में लगा, और शेष जो है तो उसको कहते हैं विकासशील। क्या कहते हैं, विकासशील। और जिस देश का 80% जनसंख्या तृतीयक में है वो विकसित देश की। बस समझ में आया, गांव के देश, गांव का देश, यानी कि उस देश की अधिकांश जनसंख्या कौन काम में बा, प्राथमिक कृषि कार्य में बा, तो वो देश कैसन हुई, पिछड़ा हुई, कैसन हुई, पिछड़ा हुई, अल्प विकसित हुई, ठीक है। पूर्ण विकसित हुआ, अर्ध विकसित, तो अर्ध विकसित को विकासशील कहते हैं, अर्ध विकसित को क्या कहते हैं, विकासशील कहते हैं। ध्यान दीजिए ठीक से, ठीक है। तो विदेश में कार्यरत जनसंख्या का अधिकांश भाग जिस क्षेत्र में कार्यरत होगा उसके अनुसार हम क्षेत्र की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या देश के विकास के कौन स्तर बताएगा, सबसे उच्च, कौन स्तर बताएगा, सबसे निम्न। जिस देश की अधिकांश जनसंख्या, अभी तो समझेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न काम करता है तो उस देश का विकास कौन स्तर पे बा, सबसे निचला स्तर। द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या बढ़ती हुई उत्पादन क्षमता, अब लोग धीरे धीरे मशीनीकरण हो रहा है। हाँ, तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत देश के सेवाओं के स्तर को दर्शाता है। हाँ, चतुर्थ क्षेत्र के अंदर कार्यरत देश के विकास, विचार, बुद्धि, हाँ, इस सब चीज को बताता है।
क्लियर हो गया? चलिए अनहार हो रहा है, जाइए आप लोग घर, इसलिए कि घर भी सुरक्षित पहुंचना जरूरी है। आए आप लोग कदर हम किए, हम पढ़ाएं, इतना भयानक आंधी तूफान में भी है कि नहीं, तो पढ़ाएं लेकिन